जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू। जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा चैप्टर है हमारा? पहला, फ्रांसीसी क्रांति। हाँ दोस्तों, इसी के हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। जिससे आपको ये फायदा होगा कि जैसे आपने चैप्टर को पढ़ लिया तो उसके बाद जो जैसे भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको देखते ही जैसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लगभग दोस्तों 70 के आसपास क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका जो ये पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति इन छोटे छोटे एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, और आपके कितने सही होते हैं वो हमें आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये फ्रांस यानी दोस्तों ये फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देख के नहीं बताने आपको, आप सोचो कि अगर आपने पढ़ लिया तो इन सभी का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि सभी जो ये कथन है वो तीनों ही सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए है 1689, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1889 और ऑप्शन डी है 1947। तो सबसे पहले आप ऑप्शन कट करना सीखो। 1947 बिल्कुल नहीं हो सकता, और क्या है 1789 ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका हमारा करेक्ट क्या आंसर होगा दोस्तों? देख लो, आप आंसर देख लो, अच्छे से देख लो। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कई बार जितने आप स्टार लगाओ लगा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इंपॉर्टेंट के स्टार लगना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांति 1789 के साथ फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था इनकी, यानी कि क्रांति के समय जो इनके साथ कितना ऋण था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन देखिए, 2 अरब लिरवे। अब ये लिरवे क्या है दोस्तों? वहाँ की किसी प्रकार की क्या होगी दोस्तों? मुद्रा होगी। 12 अरब लिवरे, और उसी तरह से देखिए दोस्तों 10 अरब 2.8 अरब। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 12 अरब लिरवे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुई के कौन सा है दोस्तों? ये लुई 16वां। हाँ, यानी कि दोस्तों लुई 16वां किस राजवंश से संबंध रखता था? तो देखिए, बेंड्रिक राजवंश, बेंसन राजवंश, यहाँ पर देखिए और क्या लिखा हुआ है, बुर्बो राजवंश, बार्बिक राजवंश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुर्बो राजवंश। यानी कि ये किससे संबंधित था, यानी कि ये जो राजा है ये किस राजवंश से ताल्लुक़ रखता था, इसके बारे में हमारे को बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देखो। राष्ट्रीय सभा यानी दोस्तों राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना, कर लगाना, कर हटाना, दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो पहले की जनता थी वो किससे परेशान थी? टैक्स। किससे थी? टैक्स। तो हमारा आंसर भी क्या होगा दोस्तों? कर लगाना। इससे जनता परेशान थी, तो राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य ये होता था कि कर बढ़ाना, हटाना, किस तरह से कर व्यवस्था करनी है, कर के बारे में तो वहाँ पर अच्छे से हो जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? देखो दोस्तों, मुसोलिनो, नेपोलियन, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ लिया दोस्तों लुई 16वां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस राजवंश का था दोस्तों? बुर्बो राजवंश। देखिए दोस्तों, राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस प्रकार के यानी किस स्थान पर एकत्रित की जाती है? राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में, बर्लिन में। अब देखो, राजा के महल में तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके खिलाफ कर रहे हैं, राजा के सामने भी नहीं हो सकती, बर्लिन भी दोस्तों नहीं होगी क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में। तो टेनिस कोर्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 80। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? यानी कि लुई 16वां राजा कब बना? 1789, 1774, 1879 और 1874। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए। बी आंसर हमारा सही होगा। कौन सा? 1774। अच्छे से देखते जाओ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। एस्टेट, अब देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देखना। एस्टेट से क्या अभिप्राय है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अलग अलग राज्य को एस्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट, यानी दोस्तों स्टेट, ये क्या लिखा हुआ है? स्टेट कहा जाता है। अब देखिए, सीधे राज्य को दिया गया जाने वाला कर। फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन था। तो इसका सही आंसर एस्टेट क्या है कि फ्रांस का सामाजिक वर्ग वो विभाजन
यही दोस्तों एस्टेट। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यानी दोस्तों एस्टेट का मतलब एक वर्ग हो गया, जैसे पहले 4 वर्णों में विभाजित थी ये प्रथाएं थी, उसी तरह से एस्टेट भी क्या है, सामाजिक वर्ग मान लो आप इसे। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? देखिए दोस्तों, विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय सम्मेलन ने, किसी ने भी नहीं, तो किसी ने भी तो की होगी दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही डिलीट मार लो आप। इसका सही आंसर भी बी होगा हमारा। और राष्ट्रीय महासभा ने की है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखो, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों तो थे और सम्राट वर्ग नहीं था। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट लगाना बनता है, स्टार लगाना बनता है। लगा लो, आपकी क्या जा रहा है, याद करना है आपको, किस तरह से करना है वो आपके हिसाब से देखो। चलिए, बास्तिल का पतन कब हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन देखिए, 12 जुलाई 1789। फिर देखिए दोस्तों, 10 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789, 15 जुलाई 1789। इसका आंसर तो आपको आता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा पार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। 15 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में मजा आता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं द्वितीय एस्टेट में कौन लोग शामिल होते थे। यानी कि वर्ग की बात आ गई दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात आ गई? वर्ग की। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि द्वितीय यानी कि दूसरा एस्टेट, दूसरा वर्ग, यानी कि दूसरा वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हो सकते थे, किस किस को अधिकार था, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पादरी वर्ग, पादरी का मतलब आप समझते हो ना, जैसे दोस्तों चर्च, क्या है कि ईसाई धर्म में चर्च होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल होते हैं चर्च, इनमें क्या वो पादरी वर्ग के लोग होते हैं। फिर है दोस्तों कुलीन वर्ग, व्यापारी, किसान। अब किसान तो हो ही नहीं सकता, इसको तो कट कर दो। पादरी भी नहीं हो सकता, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। व्यापारी तो पता नहीं, दूसरे में व्यापारी थोड़ी होगा दोस्तों, कट करो। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी, बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप। कौन सा सही होगा? कुलीन वर्ग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखिए, 14 क्वेश्चन है दोस्तों। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, पेरिस तो आप जानते हो, तथा देश के देहाती क्षेत्रों में। अब ये देहाती क्या होता है? देहाती का मतलब होता है कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में ऑप्शन देखते हैं। देखिए, वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या होते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रहे थे। वे लोग यानी कि बास्तिल को ढहाने का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तिल के यानी कि जो धनवावशेष है, यानी क्या है कि उनको बचाने का विरोध कर रहे हैं, कि बास्तिल का पतन जो डस गया है, दह गया है, उसको बचाने का अफसोस यानी कि प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिकांश जो देहाती क्षेत्र वही क्या चाह रहे हैं कि पाव भर रोटी जो मिलती है खाने की, उसकी कीमतों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कीमतें अधिक बढ़ती जा रही है। तो हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा? बी, बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों। कितने से निकल रहे हो कमेंट में बताओ, क्योंकि तभी आपकी तैयारी पता चलेगी ना कि आप कितने तैयार हो, कितने तैयार कर रहे हो, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाना चाहो तो लगा लो। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? तो देखिए, स्वतंत्रता का तो नहीं हो सकता, समानता का भी नहीं हो सकता, बंधुत्व का कैसे होगा दोस्तों? अगर पतन हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसमें तो ये तीनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। फिर निरंकुश शक्तियों का, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, निरंकुश शक्तियों का ही क्या था? प्रतीक था। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, आप इस वीडियो को एक बार वापस देख लेना, आपके अच्छे क्वेश्चन सही निकल जाएंगे। और जो नहीं आ रहा है उनको नोट कर लो आप कहीं पर भी, जैसे आपको एक पढ़ने की डायरी रखो, उसमें नोट करते जाओ, भाई ये मेरे को नहीं आ रहे हैं। जिसको आ रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको आ जाएगा। और जो नहीं आ रहा है उसको लिख लो और कई बार 1-2 बार देख लो, और फिर आपको परमानेंट याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहले पेन का रंग चेंज कर लेते हैं, ताकि दोस्तों इंटरेस्टिंग बनी रहे पढ़ाई। देखिए, तृतीय स्टेट, अब हमने द्वितीय में तो बात कर ली, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं होता? बहुत ही अच्छा, और आप बता दोगे दोस्तों। अदालती कर्मचारी, बड़े व्यापारी, किसान। अब कुलीन वर्ग आ गया। कुलीन तो खुद एक वर्ग है दोस्तों, तो कुलीन वर्ग नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा?
डी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? डी। कुलीन वर्ग नहीं होगा, बाकी अदालतें, कर्मचारी और तृतीय स्टेट में आएंगे, बड़े व्यवसाय आएंगे, किसान तो आने ही हैं दोस्तों। जो निम्न वर्ग वो तो आने ही है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना को माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने मन में तो स्टार लगा लो ताकि आपको पता तो रहे कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, स्टेट्स जनरल का भंग होना, बास्तिल का पतन होना, राजा का फ्रांस से भागना, रानी की यानी कि रानी का जिद्दी स्वभाव। तो इसका फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ भी क्या था? बास्तिल का पतन होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना। जो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक बार वापस देख लेना। और जो आपको कितने सही निकल रहे हैं इनमें से, इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस क्लास में जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, उनमें से कितने आपके सही निकल रहे हैं वो कमेंट में बताएं ताकि हमें भी तो पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह की है। चलिए, 18वीं सदी, 18 क्वेश्चन है दोस्तों। तो 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? देखिए, कुलीन वर्ग की सेवा तो करवानी है, स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा, ये दोस्तों थोड़ा डिसमिस मामला लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, यानी कि और पॉइंट देखते हैं। कुलीन वर्ग के घरों और खेती में काम करना, ये तो दोस्तों होता था, ये तो करनी थी। अब देखो, सड़कों का निर्माण में सहयोग, ये तो करना ही है। कुलीन वर्ग की सेवा तो करनी है। स्कूली सेवा, ये बात तो दोस्तों ये हजम नहीं हो रही कि स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा दे सकता है कि तरते जो किसान वर्ग है वो दे सकते हैं? कैसे देंगे? उनके पास तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, जो शिक्षा जो नींव है, वो ही नहीं मिल रही है। तो दोस्तों वो तो शिक्षक तो बड़ी बात हो गई। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप क्वेश्चन को क्या अच्छी तरह से पढ़ा करो ताकि आपको अच्छे लेवल तक आ जाए। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नहीं पढ़ते और यानी कि दोस्तों जल्दी आंसर देने की वजह से आप गलत कर जाते हो। देखिए, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया। अब देखिए, राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया? ऑप्शन देख लेते हैं। चलो देखिए, ऑप्शन 1789, 1799, 1791, 1792। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। यहाँ पर देख लो ना, 1792 बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होगा। चले 20वां क्वेश्चन चलते हैं। पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक आ जाएगा क्योंकि दोस्तों सबसे सरल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई और सरल होगा। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तो चरण ही नहीं है, इसको कट कर देते हैं। तृतीय में किसान आते हैं, द्वितीय में व्यवसाय आते हैं और हमारा प्रथम वर्गीय क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा रंग भी चेंज कर लेते हैं, रंग ढंग चेंज करते रहना चाहिए। फ्रांस में किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो देखिए, प्रथम एस्टेट को, द्वितीय एस्टेट को, प्रथम व द्वितीय एस्टेट को दोनों, तृतीय एस्टेट को व्यवसाय। अब तृतीय तो काट ही दो आप क्योंकि इनसे ही कर नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? तो इसका मतलब कि सी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रथम और द्वितीय को क्या है कि करों की छूट थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लुई 16वें के हाथ में, या फिर दोस्तों लाफायेत, फ्रांसीसी सेना, पेरिस कम्यून। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पेरिस कम्यून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। स्टार लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थी? तो देखिए, 45%, 60%, 75%, 90%। बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 90% जनसंख्या निवास करती थी किसानों की। चलिए, तभी तो वहाँ पर क्या है कि करों में किसानों से कर लिए जाते थे, और टैक्स अगर लेंगे तो वे जो प्रथम द्वितीय वर्ग है वो जो टैक्स ले रहे हैं वो तो दोस्तों अमीर होने ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? अब दोस्तों देखिए, प्रत्यक्ष कर का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझिए। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि सीधा आप क्या कर रहे हो, किसान से सीधा कर वसूल रहे हो, सीधा प्रत्यक्ष रूप से आप जाकर वसूल रहे हो, ये होता है प्रत्यक्ष कर। तो देखिए, आप क्या है कि प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस से किसानों से निम्न में से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर है वो वसूले जाते थे? टाइल, टाइद, यानी दोस्तों टेंथस और टीएक्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टाइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और सरल भी है दोस्तों, इजी है। अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन इजी है। देखिए, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मृत्युदंड कर दो यार, मृत्युदंड दे दो इसको। आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, मृत्युदंड चाहिए दोस्तों, दे दो लुई 16वें को मृत्युदंड। फिर भी देख लो दोस्तों, ऑप्शन आप पूरे देखा करो। मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन कारावास, समाधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दे दो मृत्युदंड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिए, इनमें से
यानी कि इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था, यानी कि जो राज्य को कर देते हैं उनमें से कौन सा कर छूट गया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शनों पर गौर करते हैं। पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान। तो ये क्या है, पादरी वर्ग बहुत ही क्या है दोस्तों, यही है ना। चलो इसको ही मान लेते हैं, क्योंकि जो पहला वर्ग है क्या है दोस्तों, प्रथम वर्ग, अगर यही कर देंगे तो फिर तृतीय स्टेट वाले क्या करेंगे, क्योंकि कर लेने वाले यही हैं, चलाने वाले यही हैं, व्यवस्था ये देख रहे हैं, तो फिर तो छूटेगा ये तो। यानी कि प्रथम वर्ग पादरी वर्ग क्या है कि कर नहीं देते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपको फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट होगी इस पार्ट में, गारंटी है दोस्तों। सन 1774 में जब लुई 16वें सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था। अब देखिए, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। ए बी दोनों, क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए व बी दोनों। अच्छे से देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके इतना जो लेंथी क्वेश्चन है ना ये नहीं आएगा, बहुत ही छोटे आएंगे आपके, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। अगर आप लॉन्ग निबंधात्मक क्वेश्चन करते हो तो इसके लिए आप इनको पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लुई 16वें को मृत्युदंड किस सन में दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1791, 92, 1789, 1793। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1793। आप भी देखते जाओ, रोकते रोकते आप भी देखते जाओ, क्वेश्चनों को देखते और आंसर बताते जाओ। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, अभी बात की दोस्तों, टाइल, बहुत ही अच्छा है, इसमें तो प्रश्न पढ़ने की बात है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष करके हमने बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। राष्ट्रीय सम्मेलन किस अमानवीय प्रथा का अंत है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सती प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा, सामंत प्रथा। सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलती थी तो वो थी तो दोस्तों दास प्रथा। दास प्रथा क्या मतलब है कि जो तृतीय स्टेट थे उनसे क्या है कि वो काम करवाते थे, दास रखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार प्रस्ताव रखा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, और इनमें से कोई नहीं। तो जॉन लॉक को लॉक कर दो दोस्तों, जॉन लॉक है ना, तो बी को लॉक कर दो, और बी कौन है, जॉन लॉक को लॉक कर दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगले तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जुलाई 1794 ईस्वी में, जुलाई 1791 ईस्वी में, जुलाई 1789 यानी ईस्वी में, और जुलाई 1795 ईस्वी में। तो चलो हमारा दोस्तों इसका सही आंसर होगा जुलाई 1794 ईस्वी को दोस्तों गिलोटोन पर चढ़ाया गया था। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर्ता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइल, लिब्रे और एस्टेट। तो हमने दोस्तों इन दोनों के बारे में चर्चा नहीं की है। टाइल का मतलब तो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। अब टाइल क्या है दोस्तों, एक धार्मिक कर है, यानी दोस्तों धर्म, जो चर्च है, जो पादरी वर्ग है, उनके द्वारा चर्च के लिए, चर्च द्वारा जो उनके जो ईसाई धर्म के, जैसे मान लो कोई हमारे मंदिर मस्जिद है, उसी तरह से उनके भी कोई होगा, तो उनके लिए दोस्तों धार्मिक कर लिया जाता है, वो क्या है दोस्तों, टाइद कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, जीरोंदिस्त दल ने देश के सभी आर्थिक सुधार यानी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, कागज के सिक्के। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी कौन से चल रहे हैं, कागज के नोट चल रहे हैं। नोट लगाओ यहाँ पर दोस्तों। क्या नोट लगाना है कि इसको हमारे को याद रखना है, कागज के नोट को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखिए, निम्न में से फ्रांस में से कौन सी, यानी निम्न में से फ्रांस में से जो कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने बेचते थे। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने बेचते थे, यानी कि अपने अपने उम्मीदवार बेचते थे। नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, और देखिए दोस्तों राज दरबार, संसद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट जनरल। आगे चलते हैं दोस्तों। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय फ्रांस की जनसंख्या थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 90 लाख, 1.1 करोड़, 2.3 करोड़, 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ को लॉक कर दो, यही आपका क्वेश्चन इसका आंसर हो जाए। बहुत तो करेक्ट आंसर है, यानी कि दोस्तों जनसंख्या कितनी थी वहाँ पर, 2.8 करोड़। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना, आपको किसी तरफ याद रखो जिस तरह से आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, रॉबस्पियर को गिलिटोन की भेंट कब चढ़ाई, बहुत ही अच्छा है, तो वापस रिपीट हो गया दोस्तों मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भेंट चढ़ाई और उस पर अलग क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया, तो इसका जुलाई 1794 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो दोस्तों क्या है, यानी कि लिब्रे क्या है, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन है। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की लिबरेशन पार्टी,
और फ्रांसीसी कर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं सकता, कर भी नहीं हो सकता। लिबरेशन पार्टी भी नहीं है, यानी कि दोस्तों लिब्रे क्या है, फ्रांस की एक मुद्रा है। अब चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक जो दोस्तों विशेषता, इसका मतलब है दोस्तों विशेषता हो गया यहाँ पर, विशेषता फ्रांस के 1791 संविधान में क्यों नहीं है। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना, इसने स्त्री पुरुष के अधिकारों की घोषणा की, कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुष को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो ये अधिकार वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। मतदान वाला बिल्कुल सही है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोट दे सकते हैं, वो भी केवल पुरुष ही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाही के उदय में आधार बनी वो कौन था दोस्तों, नेपोलियन, बोनापार्ट, लुइस ओडवा, रॉबस्पियर, रूसो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, थोड़ा सा कर लो तो कोई बात नहीं, कौन सा करें, ये वाला सही। अब देखो दोस्तों, टू ट्री यानी टू ट्राइज क्या लिखा हुआ दोस्तों, अच्छे से पढ़ो। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लोक और दोस्तों क्या है, वोल्टेयर। अब दोस्तों सी को लॉक करो आप, तो पहले सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, लोक। लोक की रचना है तो सी को लॉक करो ना, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार पुस्तक का नाम वापस पढ़ें तो पढ़ो, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है दोस्तों, लोक है, सी को लॉक कर दो और आगे चलो। अब देखिए दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है, रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। अब दोस्तों इनमें से अजीब नाम कौन सा लग रहा है, मॉन्टेस्क्यू लग रहा है, तो इसको सही कर दो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सही करते जा रहे हो, इनको याद रखो। मॉन्टेस्क्यू इसका सही आंसर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसके लेखक है मॉन्टेस्क्यू, सी आंसर सही है। इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों, कभी भी इनमें क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, और इससे क्या है कि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। सीधे, अब देखो दोस्तों, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर कौन से, यानी कर को क्या कहते हैं, टाइद, टाइल। अब दोस्तों इसको घुमा के पूछ लिया ना, मैंने कहा कि घुमा के पूछते हैं, सैन्य कर इनमें से कोई नहीं। अब सीधे, अब देखो दोस्तों, सीधे राज्य को कर अदा दिए जाने वाले कर, प्रत्यक्ष रूप से जो कर है वो प्रत्यक्ष कर, यानी कि सीधा कर दिया जाता है। अब आप ही बता दो, आप इसका आंसर बता दोगे दोस्तों, प्रत्यक्ष कर कौन सा है, हमने पढ़ा ना दोस्तों, टाइल प्रत्यक्ष कर नहीं है क्या, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, 1792, 94, 1904, 1946। 1946 को कर दो, क्योंकि 47 को तो हमारा भारतीय क्या हो रहा है, भारत आज़ाद हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली को आहूत की गई, यानी कि अब देखिए फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु सम्राट की शक्तियों की यानी कि सम्राट की जो शक्तियां उसको सीमित करने के लिए ए व बी दोनों, सम्राट की राजगद्दी छोड़ने का दबाव। तो इसका सही आंसर ए व बी दोनों ही होगा दोस्तों, क्योंकि शक्तियां अगर किसी को ज़्यादा मिल जाए तो वो तानाशाही हो जाती है, और फ्रांस में संविधान की आवश्यकता होती। अगर जिसके पास संविधान नहीं है तो समझ लो दोस्तों वहाँ पर राजतंत्र है। बहुत ही अच्छी तरीके से चले अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट जनरल ने आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया, देखिए 1789। और देखिए दोस्तों 91, 92, 1840 का सही आंसर होगा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रांतिकारी फ्रांस में आने वाले विचारों का समर्थन किया गया, टिप्पू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय, हैदर अली तथा स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती, बहादुर शाह जफर, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टिप्पू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय। आगे चलें, चलो दोस्तों। नेशनल असेंबली ने कब करों यानी कि टैक्स, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। तो देखिए दोस्तों सन 17 यानी कि अब देखिए 1784 में, 1779 में, 79 नहीं दोस्तों 89, यहाँ पर क्या है कि 1789 है, फिर 1781 में, 1783 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हो रही है, 1789 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है, लाल कर लेते हैं या फिर अब की बार दोस्तों थोड़ा अलग करते हैं। अब देखिए दोस्तों टाइद का अर्थ क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइद का अर्थ क्या होता है, सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर आंसर गलत दे रखा है इसने, इसलिए आप अपने हिसाब से भी किया करो, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे हिसाब। ये बता रहा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, लेकिन मुझको लग रहा है कि ये गलत है और सी वाला सही लग रहा है। धार्मिक कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। आप देखना कौन सा सही है, धार्मिक कर ही सही है दोस्तों, देख लेना आप।
अब देखिए, चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है किसान वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, पादरी वर्ग। यानी कि चर्च के जो विशेष कार्य हैं उनको करने की जो मान्यता वो दोस्तों पादरी वर्ग को थी। बहुत ही अच्छा दोस्तों, हमारा पेन भी बहुत अच्छा चल रहा है, ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुई प्रथम, लुई दसम, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा ही नहीं की, इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। लुई 16वां क्या? लुई 16वां हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, सही है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और शक्ति यानी कि सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के अधिकार यानी प्राप्त करने के लिए अधिकार फ्रांस में संविधान में कब गठन किया गया? यानी कि कब इसमें बनाया गया कि मूलभूत अधिकार प्राप्त हो मनुष्य को? 1789, 1791, 92, 1804। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1791, जिसमें दोस्तों क्या किया गया? संविधान में दोस्तों मूलभूत जो अधिकार है उनको दिए गए। तो बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, चलो। अब देखिए दोस्तों, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, ड्यूनिक, जेकोनिबिन यानी जेकोबिन, या फिर दोस्तों ज्यूरिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आई तो इसको कट कर देना, क्योंकि कई बार ये नहीं होता। अब देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इनमें से नहीं को कट कर लेते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है? जेकोबिन, यही दोस्तों हमारा सही आंसर है, जेकोबिन। जेकोबिन ही क्या था दोस्तों? सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब था। अब देखिए आगे, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से शुरुआत हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो तुक्के सवाल है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिटेन तो क्या है, फ्रांस में है क्या? ब्रिटेन अलग देश है शायद, कट कर दो इसको। रोम भी अलग देश है, ये इसको इनमें से कोई नहीं तो कट करो। पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना दोस्तों, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। तो पेरिस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो, फ्रांस गणराज्य कब बना? इसका मतलब है कि फ्रांस लोकतांत्रिक कब बना। अब फ्रांस की जो, अब देखिए, क्रांति तो हो गई 1789 में, फिर 93, 91, 92, यानी कि 92 में जाकर क्या बनता है? फ्रांस गणराज्य बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आरोप में लुई 16वें को मौत की सजा दी गई? राजद्रोह, भ्रष्टाचार, नरसंहार, इनमें से कोई नहीं तो कट करो आप। राजद्रोह से ही करो आप, क्या करो? राजद्रोह। राजद्रोह का आरोप लगाया गया था उसके ऊपर, लुई 16वें के ऊपर। अब चलो आगे, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप। ऐसे ही दोस्तों क्या करो कि आप बातों में मत लगो, यानी कि दिमाग को स्थिर रखो आप। अब देखो क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट। अब देखो, जर्मनी के बारे में हमने बात नहीं की, रूस के बारे में भी नहीं की, इंग्लैंड के बारे में नहीं की। हमने किसके बारे में बात की? तो इंग्लैंड को कट करो, फिर रूस को कट करो, जर्मनी को कट कर दो, कौन बच गया? बी, यानी कि फ्रांस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। अब देखो, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1792, 1793, 1804, 1815। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1804। क्या होगा दोस्तों, एक बार वापस देखो, 1804 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? इसको याद करो दोस्तों, नेपोलियन 1804, 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस तरह से याद करो आप, आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है कि कौन लोग जोकोबिन क्लब में, यानी दोस्तों सदस्य, यानी ये सदस्य नहीं थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे। अब देखिए, छोटे दुकानदार, पादरी वर्ग, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कारीगर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि इसमें शामिल नहीं थे। किसमें? जेकोबिन क्लब में शामिल नहीं थे। अब देखिए, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? लुई 16वें ने, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोबेस्पियर। हमने लुई 16वें के बारे में और नेपोलियन के बारे में बात करनी है, तो इन दोनों को छोड़ो, अब हम बात करेंगे रोबेस्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आतंक की शुरुआत किस से हुई दोस्तों? रोबेस्पियर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा दोस्तों पास्ट चलते हैं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं, वाटरलू पानी की लू। अब देखिए क्या है इसमें, 1804, 1809, 1815, 1821। सही आंसर होगा दोस्तों 1815, बिल्कुल सही है। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815 में। अब देखो, उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रसा और ऑस्ट्रिया ने क्या क्या किया था दोस्तों? युद्ध के विरुद्ध, यानी कि
ये नेशनल असेंबली थे, इनके विरुद्ध क्या किया है दोस्तों, घोषणा की गई थी 1792 में। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ओलंप क्या है दोस्तों, ओलंप दे गूज कौन थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कौन थी, तो महिला ही थी, क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो कट करो, इनमें से कोई नहीं तो कट। चित्रकारी का हमारा काम ही नहीं है, सामाजिक तो पहले समाज ही व्यवस्थित नहीं है, क्रांतिकारी हो रही है, यानी कि क्रांतिकारी महिला थी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो दोस्तों क्या होता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूसो, मांतेस्किम या फिर दोस्तों वेल्टेयर लॉक। इसका सही आंसर लॉक मत करो दोस्तों, रूसो करो। क्या करो दोस्तों, रूसो बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। अरे अच्छे आंसर का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रूसो है इसका। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो की, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, फ्रांसीसी को पढ़ो, जल्दी पढ़ो दोस्तों इसको। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब की गई, यानी दोस्तों फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी उसमें दास्ता कब समाप्त की गई, 1857 क्रांति हुई थी इस समय तो दोस्तों। 1848, 1957, 1957 सही कर दो दोस्तों, या फिर 1848 करें। चलो दोस्तों आप कह रहे हो तो 1848 हम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 1848। अब देखो तीसरा स्टेट, यानी दोस्तों तीसरा स्टेट क्या था, नाम से प्रचार पुस्तिका पेम्पलेट किसने लिखी। अब देखिए पुस्तक है दोस्तों, मेरोबियो, आबेसिए, मांतेस्क्यू, रूसो, इन दोनों के बारे में चर्चा कर ली है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आबेसिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई, तो इस किसके काल में हुई दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे स्टार्ट से पहले क्वेश्चन से। लुई 16वां बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, लुई 16वां दोस्तों, इसके काल में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब देखो दोस्तों फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणराज्य घोषित कर दिया। अब देखो पादरी वर्ग, नेशनल असेंबली, कन्वेंस ने, सम्राट ने, तो सम्राट तो कर ही नहीं सकता, पादरी वर्ग भी नहीं कर सकता, नेशनल असेंबली भी नहीं कर सकती। कन्वेंस ने क्या किया दोस्तों, एक फ्रांस को गणराज्य स्थापित कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेनर क्या है वो दोस्तों, बहुत लेट क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन यही है। अगर आप आता है आपको तो दे दो, वरना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेनर भवन, गांव, एस्टेट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, बार बार आ रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। चलो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, एस्टेट। मेनर को एस्टेट कहते हैं, ध्यान रखना, कितने स्टार लगाना चाहो उतने लगा लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो 5 स्टार। यानी कि मेनर क्या है दोस्तों, एक एस्टेट है। तो ये थे दोस्तों हमारे फ्रांसीसी क्रांति के 70 क्वेश्चन। आपके कितने सही होते हैं 70 में से, वो आप हमें कमेंट करके बताओ, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अपनी ज्ञानधारा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एमसीक्यू के माध्यम से सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कराएगी, हर एक चैप्टर के इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है वो किस तरह से आपको वो सटीक पढ़ रहे हो, या फिर दोस्तों कहाँ पर कमी रह गई उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। आगे भी इसी तरह से आपको बताएंगे, गाइडेंस करते रहेंगे कि किस तरह से पढ़ना है आपको। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी ज्ञानधारा एजीडी से बस यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो या तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप सीधा इंस्टाग्राम अपनी ज्ञानधारा नाम से है, इस पर आप सीधा मैसेज कर सकते हो, आपको आपकी समस्या जो भी है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उसको और आगे बढ़ाओ, ताकि आप अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी को कर सको। ताकि अभी जो आप पढ़ लोगे तो दोस्तों आपको 10th में जो आप सपना लेकर चलोगे, ड्रीम लेकर चलोगे, क्योंकि शुरुआत जो काम कर सकते हैं वो एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते जाएंगे तो पूरी सीढ़ियाँ पार कर लेंगे। इसी तरह से आपको करना होगा, तभी जाके आप क्या है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। 70 क्वेश्चन हमने ऐसा पढ़ाने की कोशिश की जैसे कोई बोरिंग ना लगे, जैसे इनमें सभी में कुछ ना कुछ अलग ऐड किया ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। तो आप सबसे पहले बता दो आपके 0 सही निकल रहे हैं या कितने सही निकल रहे हैं, बता दो एक बार अच्छे से, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ। अपनी ज्ञानधारा आपके साथ रहेगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।